टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। कितने लेयर्स में हमने एटमॉस्फेयर को बेसिकली बांटा हुआ है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो नॉर्मली आपको जैसे किताबों के अंदर मिलता है कि भाई हमारे पास वी हैव सर्टेन स्ट्रेटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड, तो यही चीज है कि भाई आपका ट्रोपोस्फेयर इज देयर, देन वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर, देन वी हैव मेसोस्फेयर, देन वी हैव थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर, राइट। लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा अगर हम थोड़ा और डीप जाएं तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की, you can further divide this particular the structure of atmosphere on the basis of chemical composition as well, right। तो मैं इसको एक बारी आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से you can divide, you can again further stratified it, right। इसको आप कैसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की, है ना, तो अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, राइट अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, है ना, तो उसको उसके बेसिस पर यू कैन डिवाइड इट फर्दर इनटू टू टाइप्स। और इसके इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका, बहुत इजी हो जाएगा आपका समझने के लिए। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वी हैव द पोर्शन ऑफ होमोस्फेयर, राइट, वी हैव द पोर्शन ऑफ होमोस्फेयर, एंड सेकेंडली वी हैव द पोर्शन ऑफ हेटेरोस्फेयर, राइट, वी हैव द पोर्शन ऑफ हेटेरोस्फेयर, राइट। तो इस तरीके से आप इसको फर्दर इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। देन इसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन में हेटेरोस्फेयर के अंदर फर्दर यू कैन डिवाइड इट इनटू टू टाइप्स। हमने आपने जो लेयर पढ़ी थी, अच्छा हेटेरोस्फेयर का मतलब क्या होता है, हेटेरोस्फेयर का मतलब क्या होता है या होमोस्फेयर का मतलब क्या होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। होमोस्फेयर और हेटेरोस्फेयर हमने जो डिवीजन किया है, हमने बेसिकली जो क्लासिफिकेशन किया है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे गैसेज यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर गैसेज क्या है, मिक्स्ड गैसेज है ना, यहाँ पर गैसेज क्या मिक्स्ड अमाउंट में आपको मिलेंगी, मिक्स्ड फॉर्म में बेसिकली मिलेंगी, राइट। Here we can see कि मिक्स्ड गैसेस हैं, है ना, कोई सेपरेशन इज नॉट देयर। यहाँ पर ऑलमोस्ट गैसेस का कोई मिक्सचर हमको नहीं दिख रहा है ना, गैसेस आर नॉट इन कॉन्टिनम, राइट, गैसेस आर नॉट मिक्स्ड, तो गैसेस आर नॉट मिक्स्ड। that is how we have classified these the stratas, right, these levels। तो गैसेस यहाँ पर मिक्स्ड फॉर्म में आपको नहीं मिल रही है ना, यहाँ पर आपका गैसेस आपको फ्रेगमेंटेड फॉर्म में मिल रही हैं, है ना, स्ट्रेटिफाइड मैनर में मिल रही है कि पहले एक गैसेस है, फिर दूसरी गैस है, फिर तीसरी गैस है। ऐसा नहीं है कि बेसिकली ये आपका मिक्स है ना। तो ये इस तरीके से वी हैव टू डिवाइड इट फर्दर। तो ये हमने कर लिया इसका डिवीजन। फर्दर अगर हम बात करते हैं कि अब इसके अंदर कौन कौन से लेवल्स आते हैं, अगर आपने बेसिकली थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है प्रीवियसली तो आप इसको समझ पाएंगे, अदरवाइज इन लेवल्स के बारे में भी हमने बहुत ब्रीफली स्टडी करनी है। पहले हम अगर बात करते हैं होमोस्फेयर के अंदर, वी कैन गो थ्रू द ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले जो लेयर आएगी, हम अगर अपने अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ अगर हम बेसिकली 18 से 20 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो वी कैन फाइंड दिस पर्टिकुलर लेयर वेरी क्लियरली। फर्स्ट इज द ट्रोपोस्फेयर, राइट, ट्रोपोस्फेयर, है ना। तो ट्रोपोस्फेयर इस लेयर का नाम है, ट्रोपोस्फेयर इस लेयर का नाम है। सेकंड लेयर इन दिस रिगार्ड दैट वी हैव, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर अगर आप जाएंगे दैट इज नोन एज योर मेसोस्फेयर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, मेसोस्फेयर बोलते हैं। एंड थर्ड लेयर दैट इज नोन एज योर स्ट्रेटोस्फेयर, राइट, आई एम सॉरी, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। देन थर्ड लेयर वी हैव दैट इज नोन एज योर मेसोस्फेयर, राइट, मेसोस्फेयर। So these three layers have been classified into the portion of homosphere where there is a continuum of gases or the mixture of gases, or gases are there in mixed form, they are not divided or segmented in a stratified form। लेकिन अगर हम बात करते हैं हेटेरोस्फेयर की, राइट, हेटेरोस्फेयर की अगर हम बात करें, इसमें फर्दर जो बची हुई आपकी दो लेयर्स हैं विच इज नोन एज योर थर्मोस्फेयर, द नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू मेसोस्फेयर वाज थर्मोस्फेयर, राइट। तो थर्मोस्फेयर कम्स अंडर इट। एंड लास्टली वी हैव एक्सोस्फेयर, राइट, एक्सोस्फेयर। So this is how we have classified further these layers on the basis of their chemical compositions or the gaseous continuum or the gaseous mixture of gases, right। तो I hope यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इस डायग्राम को you can go through this particular diagram, you can make this diagram as it is in your books or the notebooks whatever you are preferring, right। and further इसको क्लासिफिकेशन के लिए या फर्दर इसको थोड़ा बहुत उसमें एड ऑन के लिए, अदरवाइज हर एक किताब में बेसिकली आपका इतना गिवन है ना, तो यहाँ पर वो कर सकते थे। लेकिन अगर हम बात करें कि इसको थोड़ा और क्लियरिटी करने के लिए हमने इस तरीके से उसको बांट दिया। नाउ अगर आप इसके बेसिकली आप फंक्शंस पढ़ेंगे तो क्लियरली आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए सबसे पहले क्या ट्रोपोस्फेयर हमारे पास है ना, ट्रोपोस्फेयर है, देन स्ट्रेटोस्फेयर है, देन वी हैव मेसोस्फेयर। तो ये किसके पार्ट हैं, ये हो जाएंगे हमारे किसके, होमोस्फेयर के पार्ट हो जाएंगे, राइट, होमोस्फेयर के पार्ट हो जाएंगे। फर्दर जो उसके अलावा दो क्लासिफिकेशन वी हैव, दिस आयनोस्फेयर कम्स अंडर, दिस इज नॉट अ स्ट्रेटिफिकेशन, दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट लेयर, बट यहाँ पर आयन कंपोजिशन इज प्रेजेंट। और ये आयन कंपोजिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेडियो जो आपके सिग्नल्स हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स हैं, है ना, उनका सिंक्रोनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वी विल गो थ्रू इट, है ना। एंड अगर हम बात करें एक्सोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, ये हमने देखा था कि किसका पार्ट है, दिस इज समथिंग विच इज नोन एज हेटेरोस्फेयर, राइट, दिस इज समथिंग नोन एज हेटेरोस्फेयर। तो आपको इस तरीके से उसको क्लासिफाई करना है। आपकी जो नोटबुक्स में बुक्स में बेसिकली जो बना हुआ है इसी तरीके से बना हुआ है। तो देखिए अगर हम बात करें, सबसे पहले जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर है ना,
यहाँ पर वी कैन सी दैट कि जो भी वेदर फिनोमेना हो रहा है, चाहे प्रेसिपिटेशन इज अकरिंग, चाहे यहाँ पे बर्ड्स उड़ने की अगर हम बात करें, बर्ड्स है ना, अगर हम क्लाउड फॉर्मेशन की बात करें, अगर आपका हॉट एयर बलून उड़ रहा है ना, सो दिस इज ऑल हैपनिंग, ऑल वेदर फिनोमिनास और all your biotic phenomena are taking place there in your troposphere only, right? Organic जो basically आपका phenomena है वो सारे किसके अंदर हो रहा है? troposphere के अंदर हो रहा है. Then we have the level of stratosphere. stratosphere की अगर हम बात करें, यहाँ पर almost आपका wind circulation is not present, है ना, almost नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं हो रहा है ना, wind circulation is less. तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, we have एयरप्लेन्स है ना, यहाँ पर अगर हम बात करें विंड सर्कुलेशन तो अपर एटमॉस्फेरिक विंड सर्कुलेशन इज प्रेजेंट, लाइक ITCZ यहाँ पर आपका आता है. अभी ITCZ क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन. इसमें आपके जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं, है ना, जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं, मैंने ITCZ बोल दी, जेट स्ट्रीम जो होती हैं वो यहाँ पर फ्लो करती हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज ओजोन लेयर यहाँ पर क्या होती है? प्रेजेंट होती है, राइट? ओजोन लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है. देन द फर्दर क्लासिफिकेशन वी हैव मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर की अगर हम बात करें तो मेसोस्फेयर में आपको दिख रहा है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसको बोलते हैं मेटेरॉइड्स बर्निंग, है ना. जो मेटेरॉइड्स होते हैं ये इधर बर्न होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना. ये किसकी वजह से हो रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से हो रहे हैं, घर्षण की वजह से हो रहे हैं, है ना. दे कम इनटू द कांटेक्ट विद द व्हाटएवर द अमाउंट ऑफ द गैसेस प्रेजेंट हियर, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में, और उसके बाद फ्रिक्शन में आते हैं. फ्रिक्शन में आने के बाद क्या होते हैं? बर्न हो जाते हैं एंड दे कन्वर्ट्स इनटू द डेब्रिस, है ना, हमको मिलता है डस्ट के फॉर्म में, डेब्रिस के फॉर्म में. देन अगर हम बात करें थर्मोस्फेयर की, थर्मोस्फेयर में हमको दिख रहा है कि ऑरोरा जो फिनोमिनास हैं वो इधर ही हो रहे हैं. ऑरोरा हमने दो तरीके से पढ़े थे ऑलरेडी, वी हैव गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑरोरा, है ना. हमने देखा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो आपको जगमगाती हुई लाइट दिख रही है रात के टाइम पे, दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज नोन एज ऑरोरा. और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन्हीं ऑरोरा का नाम क्या था? ऑरोरा बोरोलिस, राइट. आई होप ये आपको रिमेंबर होगा, ऑरोरा बोरोलिस. एंड सदर्न हेमिस्फीयर में इन्हीं ऑरोरा का नाम क्या है? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, राइट. ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, राइट. तो ये हमने देखे थे दो चीजें, ऑरोरा बोरोलिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस. ये कहाँ आ रहे हैं, ये कहाँ हो रहे हैं ये सारे फिनोमेनन? ये आपको देखेंगे थर्मोस्फेयर में हो रहा है, थर्मोस्फेयर के अंदर हो रहा है. इसके अलावा जब मेसोस्फेयर आपकी खत्म होगी, मेसोपॉज यहाँ पर आएगा. मेसोपॉज के ऊपर जो थर्मोस्फेयर की इनिशियल लाइन है, दिस पर्टिकुलर लाइन इज नोन एज कर्मन लाइन. कर्मन लाइन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट येस कि यहाँ से आपका आउटर स्पेस आपको जो है दिखना शुरू हो जाएगा, है ना. यहाँ से शुरू हो जाता है आपका आउटर स्पेस, ऐसा बेसिकली बोला जाता है. इसलिए सैटेलाइट जो आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, है ना, जो आपका लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं वो इधर ही आपको बेसिकली जो है फ्लो करते हुए देखेंगे. देन वी हैव एक्सोबेस. एक्सोबेस इज समथिंग कि विच इज लेटिंग यू टू एंटर इनटू द एक्सोस्फेयर, है ना, जहाँ पर आपको स्पेसशिप्स वगैरह दिखेंगे. तो एक्सोस्फेयर इज अनदर लेयर, है ना. तो दिस इज समथिंग कि वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर वर्टिकल फ्रॉम आवर लिथोस्फेयर, है ना. अगर आप वर्टिकली एल्टीट्यूड को अगर आप अचीव करते हैं तो वो सारी चीज़ें हैं. तो आइए देखिए शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली लेयर से, विच इज नोन एज योर ट्रोपोस्फेयर, राइट. ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करें तो अगर आप अर्थ सरफेस से वर्टिकली परपेंडिकुलरली अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर लेयर एंड विच इज द फर्स्ट और द फॉरमोस्ट लेयर, है ना. सबसे बेसिकली लोअर मोस्ट लेयर इसको बोला जाता है. जितने सारे वेदर फिनोमिनन्स हैं दे आर टेकिंग प्लेस हियर ओनली, है ना. वेदर फिनोमिनन जो है वो इधर ही हो रहे हैं, वो इधर ही अपने सारी चीज़ें हो रही हैं. अगर हम बात करें कि आपका पोल्स पर और इक्वेटर पर इसका जो हाइट है दैट इज डिफरेंट, है ना. पोल पर इक्वेटर पर जो हाइट है दैट इज डिफरेंट. अगर हम बात करें, देखिए इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पोल पर और इक्वेटर बेसिकली हाइट क्यों डिफरेंट है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि इक्वेटर पर सनरेज का जो है डायरेक्ट इन्फ्लक्स है ना. सनरेज तुम्हारे डायरेक्टली यहाँ पर बेसिकली पड़ रही है. तो यहाँ पर जो हमको बेसिकली लो प्रेशर बनता हुआ दिखेगा, है ना, यहाँ पर एयर मास जो हमको दिखेगा वो थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखेगा कंपेयर टू जो आपका पोल्स है ना. पोल्स पर आपका जब कोल्ड है तो वहाँ पर तुम्हारा क्या बनेगा, वो थोड़ा छोटा ही बनेगा वहाँ पे एयर मास, है ना. तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि भाई पोल्स पर आपको जो ट्रोपोस्फेयर मिलता है वो 8 किलोमीटर पर ही मिल जाता है, 8 किलोमीटर पर ही मिल जाता है. लेकिन अगर हम बात करें इक्वेटर पर ये 18 से 20 किलोमीटर तक का हो सकता है ना. 18 से 20 किलोमीटर तक बेसिकली हो सकता है. सो दिस इज समथिंग दैट डिफरेंस दैट यू हैव टू रिमेंबर इट एनी वेज, राइट. तो 16 से 18 से 20 किलोमीटर मिल रहा है आपको कहाँ पर? ऑलमोस्ट इक्वेटर पर. दिस इज इक्वेटर पर. एंड अगर हम बात करें पोल्स पर, तो पोल्स पर यू कैन फाइंड इट कि अपना 8 से 10 किलोमीटर के आसपास यू कैन ऑब्जर्व इट, है ना. दिस इज द कंडीशन ऑफ पोल, राइट. तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं. ओके. देन उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके थिकनेस इज ग्रेटर एट द इक्वेटर, और क्योंकि यहाँ पे हॉट एयर इट राइजेस, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है. क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इंसोलेशन इज देयर, ठीक है. सनरेज का जो है डायरेक्टली यहाँ पर आती हैं. हमको दिख रहा है कि भाई जो आपका जैसे जैसे एज सून एज यू अचीव द एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप ऊपर बेसिकली एल्टीट्यूड अचीव करेंगे आपका टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा. टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू होता है ना. अच्छा, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू क्यों होता है, या मैं अगर इसको बेसिकली लिखूं कि आप अगर जैसे एल्टीट्यूड को अचीव करेंगे, है ना, एज सून एज यू अचीव द एल्टीट्यूड आपका टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, है ना. टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है.
राइट। और कितना बेसिकली होता है, तो ध्यान रखिएगा 165 मीटर, जैसे आप ऊपर जाएंगे तो हर 165 मीटर पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो जो बेसिकली ऐसा हो क्यों रहा है, इसको नॉर्मली आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सो इसका बेसिक रीजन आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई एज सुन एज यू अचीव द हाइट, है ना, हाइट जैसे ही आप अचीव करेंगे तो हमको दिखेगा कि आपकी जो डेंसिटी है गैसेस की, है ना, डेंसिटी ऑफ गैसेस, डेंसिटी जो है गैसेस की, है ना, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, राइट। ये गैसेस की डेंसिटी क्या होती है, ये कम होनी शुरू हो जाएगी। कम होनी जब शुरू हो जाएगी डेंसिटी, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर ठंडे हैं तो एब्जॉर्प्शन कम करेंगे, राइट। एब्जॉर्प्शन बेसिकली कम है, एब्जॉर्प्शन कम है हीट का, तो सिंपल सी बात है टेम्परेचर क्या होगा, डाउन जाएगा, राइट। टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, है ना। और सिंपल सी बात है, अगर इसको और आपने इजी वे में समझना है तो और कुछ नहीं है, एज सून एज यू अचीव द हाइट, तो सिंपल सी बात है हीट ट्रैपिंग कम होती है, हीट जो है वो ट्रैप कम होती है। जैसे आपका हीट ट्रैप कम हुआ, क्यों, क्योंकि लिथोस्फीयर से दूर जा रहा है। हमको पता है कि लैंड और सी, अगर वाटर की बात करें, अगर लैंड की बात करें, दोनों में से लैंड जो है जल्दी गर्म होगा, तो उसके आसपास में जो एरियाज है वो भी जल्दी गर्म हो जाएंगे। अब अगर आप ट्रोपोस्फेयर में वर्टिकल अगर आप बेसिकली अपना हाइट को अचीव करना शुरू करेंगे, सो यू विल फाइंड दैट कि यू आर गोइंग फार अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लिथोस्फीयर और द पोर्शन ऑफ लैंड। एज सुन एज यू गो अवे और फॉरमोस्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ लैंड, हीट, द डिसिसिपेशन ऑफ हीट दैट विल बी नॉट देयर, है ना। और हमको ये समझ में आता है कि भाई हीट जब ट्रैप नहीं हो रही है तो टेम्परेचर ऑलरेडी क्या होगा, कम होगा। दिस इज द बेसिक रीजन, है ना। तो ये आई थिंक रीजन आपको समझ में आ गया है ना। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि ट्रोपोस्फेयर जहां पर एंड होता है, दैट पर्टिकुलर लेयर इज नोन एज ट्रोपोपॉज, है ना। उस लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। और हमको दिख रहा है कि भाई आपका टेम्परेचर जो डिक्रीज होना शुरू होता है वो किस रेट पे हो रहा है कि 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर पर आपको ये दिखेगा, है ना, पर किलोमीटर पर आपको ये दिखेगा। एंड अल्टीमेटली पोल्स में हमको दिख रहा है कि नेगेटिव तुम्हारा 45 डिग्री सेल्सियस टू नेगेटिव 80 डिग्री सेल्सियस इक्वेटर पर अगर आप ट्रोपोपॉज तक अचीव करते हैं, तो जो ये फिनोमेना है कि टेम्परेचर एज सून एज यू अचीव द एल्टीट्यूड, एज सून एज यू अचीव द हाइट, द टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, है ना, हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम हो जा रहा है। दिस पर्टिकुलर फिनोमेना और दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज नोन एज द लैप्स रेट। इसको क्या बोलते हैं, लैप्स रेट का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसको आप समझते हुए चलिए। अच्छा, जो लेयर्स हैं यहाँ पर हमको देख रहे हैं टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन का सिंपल मतलब ये है कि जब आप बेसिक लैंड पर थे और जैसे आपने एल्टीट्यूड अचीव करना शुरू करा, तो यहाँ पर बेसिकली टेम्परेचर वाज समथिंग एल्स, है ना। टेम्परेचर यहाँ पर कुछ बेसिकली और था, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहे तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो गया, टेम्परेचर यहाँ पर बेसिकली बदल गया, है ना, टेम्परेचर यहाँ पर बेसिकली बदल गया। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, राइट। टेम्परेचर यहाँ पर बदल गया, तो दिस इज समथिंग नोन एज टेम्परेचर इन्वर्जन, कि नीचे टेम्परेचर कुछ और था, ऊपर जाते टेम्परेचर तुम्हारा खत्म कुछ और चेंज हो गया। दैट इज समथिंग विच इज नोन एज टेम्परेचर इन्वर्जन। टर्बुलेंस यहाँ पे देखेंगे, झटके, जैसे अब फ्लाइट से कोई ट्रैवल करता है तो टर्बुलेंस यहाँ पर हमको देखने मिलते हैं। ये क्यों है टर्बुलेंस ऐसा क्यों है, क्योंकि जो गैसेज हैं उनका बेसिकली एक्सचेंज इज पॉसिबल हेयर, है ना, एक्सचेंज यहाँ पर यहीं पर होता है। इसके अलावा एडीज हमको देखने मिलते हैं। एडीज क्या होते हैं, एडीज करंट्स होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं कि जैसे अगर आपका we have the flow of gases or liquids in this particular direction, तो जो इनको बेसिकली डाइवर्ट करता है, जो करंट इनको डाइवर्ट करते हैं, है ना, जो करंट इनको क्या करेंगे, डाइवर्ट करेंगे, उनको बोलते हैं एडीज करंट। तो ये क्या करता है, इसके बेसिकली फ्लो को डाइवर्ट कर देता है। तो ऐसे कुछ बेसिकली काउंटर करंट्स के फॉर्म में ये बहते हैं, इनको बोलते हैं क्या, एडीज करंट, जो फ्लो को क्या करते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। दीज आर नोन एज एडीज करंट। ये भी कहाँ पर हमको देखने मिल रहा है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर देखने को मिलता है फिनोमेना। देन इसके अलावा अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द मेट्रोलॉजिकल जोन है वो यहाँ पे वेदर फिनोमिनन्स हैं, है ना, वो यहाँ पर पॉसिबल है। जैसे आपके रेनफॉल यहाँ पर होता है, फॉग है, हेलस्टॉर्म है, देन साइक्लोनिक कंडीशन, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, ऑल आर हैपनिंग हियर ओनली। यहाँ पर हमको दिखता है कन्वेक्टिव लेयर है, कन्वेक्शन यहाँ पर होता है। ट्रोपोपॉज तक जाते जाते हमको दिखता है कि मेजॉरिटी ऑफ आपका जो लेटेंट हीट है वो आपका डिसिसिपेट हो जाती है, वो आपका जो है स्प्रेड कर दी जाती है, जो वाटर वेपर्स हैं। इसके अलावा जिन सारे वाटर वेपर हैं, डस्ट पार्टिकल, वो भी यहीं पर देखने को मिलते हैं। सीजनल जेट स्ट्रीम्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही नापते हैं। देन वी हैव द लेयर ऑफ ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज की अगर हम बात करें तो टॉप मोस्ट बाउंड्री है ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर जहाँ पे खत्म होगा, ट्रोपोपॉज पे हम लोग जाएंगे। ट्रोपोपॉज पे जाने के बाद हमको दिखता है कि भाई जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो गया, ट्रोपोपॉज वो बेसिकली लेयर है, पर इसको बोलते हैं कांस्टेंट लेयर। क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही है ना, वहां से आपका एक चीज खत्म हो रही है, दूसरी शुरू हो रही है। दैट इज हाउ दिस इज नोन एज योर कांस्टेंट लेयर। देन वी हैव द लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फॉरमोस्ट जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है, यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, ओजोन का प्रेजेंस यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर फिनोमेना क्या हो गया, उल्टा हो गया। जैसे हमने देखा था कि ट्रोपोपॉज से ऊपर जाएंगे, 165 मीटर ऊपर जाने पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो ये फिनोमेना तो चलते रहना चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि ट्रोपोपॉज से ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में जाने के बाद, तो स्ट्रेटोस्फेयर में तो और आपका जो
टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए था, नेगेटिव में अगर वो ट्रोपोस्फेयर में ही चला गया था तो और ज़्यादा बेसिकली नेगेटिव में जाना चाहिए था स्ट्रेटोस्फेयर में, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं ओजोन लेयर, है ना। जब यहाँ पे ओजोन लेयर आपकी प्रेजेंट है तो ओजोन लेयर के क्या हो रही है, ओजोन लेयर जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं सनरेज की, सनरेज में जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, उसकी क्या होती है, बर्निंग होती है। जब उसकी यहाँ पर बर्निंग हो रही है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लैप्स रेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लग पाता। क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ दीज यूवी रेडिएशन विद ओजोन, राइट। तो उनका बेसिकली जो आपका जो है ये पूरा ये फिनोमेना होता है, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, घटता नहीं है। इसीलिए 50 किलोमीटर ऊपर तक अगर आप जाएंगे, है ना, ट्रोपोस्फेयर से 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर लेयर ओनली। यहाँ पर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वहाँ पर हमने देखा था कि -40 और -60 जा चुका था, लेकिन यहाँ पर वापस से क्या हो गया, बढ़ते बढ़ते वो -40 -60 से इट कम्स टू 0। इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, बढ़ रखा है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, ओजोन का प्रेजेंस यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पर क्या कोई टर्बुलेंस आपको देखने को मिल रही है? नहीं, कोई टर्बुलेंस यहाँ पर नहीं है। देयर इज नो मिक्सिंग, राइट, कोई मिक्सिंग यहाँ पर नहीं है। देन इसके बाद कोई डिस्टर्बेंसेस यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, है ना, कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। और यही पॉसिबल करते हैं कि आपका जो जेट फ्लाइज हैं, है ना, जो जेट फ्लाई हैं, जो एयरप्लेन्स हैं, राइट, जो एयरप्लेन्स हैं वो यहाँ पर आपको आते हुए दिखते हैं या यहाँ पर आपको फ्लाई होते हुए दिखते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है, इस तरीके से आपको समझना है, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू। देन उसके बाद आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई क्लाउड नहीं मिला, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर एक तरीके क्लाउड बनते हैं जिनको बोलते हैं हम सीरस क्लाउड। इनके बारे में हमने पढ़ना ही है ना। तो सीरस क्लाउड यहाँ पर बेसिकली बनते हैं, इनका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। और पोलर रीजन में भी ये बेसिकली क्लाउड पाए जाते हैं, है ना। पोलर रीजन में ध्यान रखिएगा, ये जो सीरस क्लाउड है इनको नॉर्मली ऐसा बोला जा रहा है कि सीरस क्लाउड है। पोलर रीजन में जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, राइट, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं नेकेरियस क्लाउड्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट, नर्सेरियस क्लाउड्स। यहाँ पे बेसिकली इनका फॉर्मेशन होता है पोलर रीजन में, खाली इनका फॉर्मेशन हो रहा है पोलर रीजन में, राइट, और कहीं इनका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इस तरीके से आप समझिए। यूवी की अगर हम बात करें, अल्ट्रावायलेट रेस तो 3 तरीके की होती हैं, जैसा आपको पता है कि ए, यूवी बी, यूवी सी। बी और सी आपकी मोस्ट बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जो हमारे अर्थ सरफेस पर आती तो हैं, लेकिन ओजोन क्या करती है, इनको फिल्टर कर देती है, ओजोन को रोक के रखती है। ए जो है दिस इज लेस हार्मफुल, है ना, ये कम हार्मफुल है। और सिंपल सी बात है कि भाई ये हमारी अर्थ की सरफेस पर आ जाती है ना, अर्थ की सरफेस पर आती है, लेकिन कोई ऐसा हार्म को कर नहीं रही। नेक्स्ट लेयर इन दिस रिगार्ड वी हैव ओजोनोस्फेयर। देन अगेन इसको आपको गो थ्रू करने की जरूरत है नहीं, दिस इज फॉर द सम डीप क्लासिफिकेशन, इतना आपको जाना है नहीं। ओजोनोस्फेयर का मतलब और कुछ नहीं है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही जो आपका यहाँ पर ओजोन पाई जा रही है। देन फर्दर वी हैव द लेयर ऑफ मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर की अगर हम बात करें तो 80 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर से, यू विल फाइंड दिस लेयर ऑफ मेसोस्फेयर। यहाँ पर टेम्परेचर अगेन आपका लैप्स रेट का कॉन्सेप्ट आया और टेम्परेचर आपका अगेन डिक्रीज होना शुरू हो गया। 80 किलोमीटर ऊपर तक आप जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना, मेटेरियल यहाँ पर बर्न हो रहे हैं, फ्रिक्शन होते हैं और अर्थ को फ्रिक्शन होकर बर्न हो रहे हैं और अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। देन वी हैव द लेयर ऑफ थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पर टेम्परेचर आपका जो है अगेन राइज कर रहा है। टेम्परेचर क्यों यहाँ पर बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ पर वी हैव द प्रेजेंस ऑफ आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर क्या है? आयनोस्फेयर मैंने अभी बताया था, जहाँ पर प्रेजेंट है आपके किसके, आयंस के प्रेजेंट है। जब आयंस यहाँ पर प्रेजेंट है तो जो रेडियो एक्टिव वेव्स हैं उनके साथ ये बेसिकली कांटेक्ट में आता है। अगेन वापस से टेम्परेचर क्या होगा आपका, धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है इसी बेसिकली आयनोस्फेयर की वजह से या थर्मोस्फेयर की वजह से, है ना। यहाँ पर आपको हीट फील नहीं होगी क्योंकि आपका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम है, एयर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हीट ये फील नहीं होती है। नॉर्मली आपको दिख रहा है कि हाँ हीट स्टेबल है। ऑरोरास के फिनोमेना यहाँ पे देखने को मिलता है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। और सैटेलाइट एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहीं पर बेसिकली आपके ऑर्बिट कर रहे हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो है वो यहीं पर ही आपके थर्मोस्फेयर में पाई जाती है, ये हमने ऑलरेडी देखा था। देन वी हैव द लेयर ऑफ आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर हमने देख लिया कि आयनाइज्ड होते हैं। देन उसके बाद आपका जो रेडियो वेव्स हैं रिफ्लेक्ट बैक करते हैं अर्थ की तरफ को, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट। ऑरोरा दिख रहे हैं क्यों? क्योंकि जो आपका आयनोस्फेयर में उसमें जो आयंस हैं उनके साथ कांटेक्ट में आते हैं क्या, सोलर रेडिएशन। जब सोलर रेडिएशन के साथ तो कांटेक्ट में आते हैं तो दे आर फॉर्मिंग ऑरोरास। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरोलिस। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बोरोलिस और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिस। देन लास्ट और बट नॉट द लीस्ट अपने पास जो लेयर है दैट इज एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर की अगर हम बात करें 400 किलोमीटर के बियॉन्ड, इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। यहाँ पर आपको बहुत थिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जो एयर का बेसिकली लेयर है वो मिलेगी, ऑलमोस्ट नहीं होती है। यहाँ से यू आर ऑलरेडी एस्केप्ड इनटू द स्पेस। हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस जो सबसे लाइट गैसेस हैं, सबसे लाइट वेट गैसेस हैं, वो यहाँ पर पाई जा रही हैं। ये बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगेन सोलर रेडिएशन इज देयर, राइट, सोलर रेडिएशन इज देयर। आउटर स्पेस के साथ ये लेयर क्या होती है, मर्ज्ड होती है। सो दिस वाज समथिंग द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट। नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक में मूव करते हैं, जो हमारा क्या है, दैट इज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट बजट एंड ऑल। तो देखिए उनको पढ़ना शुरू कर।
So our next topic in this regard, in this series of climatology only. So we have the distribution of solar radiation. We have the concept of heat balance, and today we are going to also deal with the temperature, the distribution of insolation or the temperature. So if we talk about the solar radiation or the insolation, तो क्या मतलब होता है इसका? देखिए, अगर हम बात करें इंसोलेशन की, तो इंसोलेशन का आपको सिंपल सा समझ में आता है कि भाई जो अमाउंट ऑफ हीट दैट इज बीन ग्रैब्ड बाय द अर्थ, राइट, और दैट इज बीन रीच्ड टू द अर्थ, तो ये समझना है हमको। लेकिन इससे पहले मैं आपको समझा दूं कि अगर हम आपका एटमॉस्फेयर की बात करें, अगर हम अपनी जो है क्लाइमेटोलॉजी की बात करें, तो हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो देखिए, अगर हम बात करें कि हमारी अर्थ है ना, ये हमारी क्या है, अर्थ है। तो अगर आप बात करें द फिनोमेना ऑफ इंसोलेशन, ये फिनोमेना ऑफ इंसोलेशन अगर हो रहा है ना, फिनोमेना ऑफ इंसोलेशन अगर इफ इट इज टेकिंग प्लेस, इसकी वजह से यू विल फील दैट कि टेम्परेचर और द थर्मल वेरिएशन यू विल ऑब्जर्व, राइट। देन इन दिस रिगार्ड ओनली वी हैव टू ऑल्सो डिस्कस विद प्रेशर बेल्ट्स, राइट, प्रेशर की हम लोग बात करेंगे। एंड ड्यू टू दिस वी विल ऑल्सो सी द मोमेंट ऑफ विंड, और इन्हीं विंड मोमेंट को हम पढ़ते हैं आपका द योर परमानेंट विंड, योर टेम्परेरी विंड, जिनको लोकल विंड भी और हम पढ़ते हैं उसमें, है ना, जो आपका वार्म और कोल्ड विंड के फॉर्म में है। इसके अलावा विंड की वजह से हमको दिखता है कि देयर इज अ फिनोमेना ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ओशियनिक करंट्स एज वेल, ये भी हमने देखना है ना। देन थर्डली वी हैव टू स्टडी द क्लाइमेटोलॉजी, द ह्यूमिडिटी, द पोर्शन ऑफ ह्यूमिडिटी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ह्यूमिडिटी को हमको बेसिकली पढ़ना है, और ह्यूमिडिटी से हमको समझ में आएगा कि प्रेसिपिटेशन, द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट वी विल गेट, राइट। तो प्रेसिपिटेशन बेसिकली आपको समझ में आएगा, है ना। प्रेसिपिटेशन कितने तरीके का होता है, रेनफॉल है, स्नोफॉल है, हेलस्टॉर्म है ना। तो ये सारी चीजें, तो दिस इज हाउ योर क्लाइमेटोलॉजी विल बी कंप्लीटेड नाउ। अभी तक हमने एटमॉस्फेयर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद इंसोलेशन, एंड इंसोलेशन की वजह से क्या होगा, टेम्पोरल वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन वी विल ऑब्जर्व, राइट। तो अगर हम बात करें कि इंसोलेशन की, है ना, हमको पता है कि भाई अर्थ का जो इंसोलेशन है, हाउ अर्थ गेट्स द इंसोलेशन, हमको दिखता है कि इक्वेटर पे इट इज मोर और पोलर पे इट इज लेस। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था जब हमने ओशनोलॉजी अपना करा था। ऐसा क्यों था, क्योंकि हमारे अर्थ जो है स्लैंट है, पहला इसका रीजन, राइट, स्लैंट इन द सेंस टिल्टेड, आई एम सॉरी, टिल्टेड है, जिसकी वजह से जो सनरेज हैं वो स्लैंट पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं पोल पर, और स्ट्रेट पड़ती हैं आपके इक्वेटर पर, राइट। तो जब ऐसा कुछ हो रहा है, एंड अगेन द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ इज टेकिंग प्लेस इन दैट टिल्टेड मैनर ओनली, सो यू विल ऑब्जर्व दैट द फिनोमिनन्स ऑफ पेरिहीलियन एंड एपिहीलियन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज सेगमेंट्स, राइट। और इसके अलावा इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो इंसोलेशन है दैट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, जो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से द इंसोलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज दैट, so what is the insolation, then we'll move forward to the factor influencing the insolation। तो insolation को आप पढ़ लेते लाइन बाय लाइन if we have started, right। तो सोलर रेडिएशन जो आपका रेडिएंट एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी का मतलब क्या हो गया, द एनर्जी और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन ओनली। सन की भी अगर हम बात करें तो थोड़ा सन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सन का बेसिकली व्हाट इज द स्ट्रक्चर। तो इफ यू लुक एट द सन, ठीक है, तो उसमें आपको मल्टीपल लेयर्स यू विल फाइंड। तो आपको सबसे आउटर मोस्ट लेयर मिलेगी, देन वी हैव इनर मोस्ट लेयर, राइट, टू इट, देन वी हैव अगेन अनदर लेयर, और अंदर वाला जो बेसिक लेयर है वी हैव कोर, या राइट, ये जो लेयर अपने पास है दिस इज योर कोर, से दिस इज योर कोर, राइट, कोर। इसके ऊपर जो लेयर होता है दिस इज नोन एज फोटोस्फेयर, राइट, दिस लेयर इज नोन एज फोटोस्फेयर, एंड दिस इज द लेयर विच इज विजिबल टू अस। यही वो लेयर है जो अपने को क्या है, विजिबल है, हमको जो बेसिकली द हेलो ऑफ सन, राइट, जो हमको दिखता है दैट इज दिस लेयर ओनली, हम खाली इसी को ही देख सकते हैं। देन इसके नेक्स्ट जो लेयर हमको ये वाली दिख रही है ना, इसको मैं बना देता हूँ इस तरीके से। देन ये वाली जो लेयर हमको दिख रही है दिस इज नोन एज योर केमोस्फेयर, राइट, केमोस्फेयर या क्रोमोस्फेयर इसको बेसिकली बोलते हैं, क्रोमोस्फेयर, राइट। एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज कोरोना, राइट, कोरोना, जो कोरोना डिजीज है, इज इट द सेम वन, हाँ, मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से, बट दिस इज द लेयर ऑफ योर सन, राइट। तो सन बेसिकली हमारा जो बेसिकली सन है, दिस इज हाउ दैट हैज बीन क्लासिफाइड। इसकी मल्टीपल लेयर्स हमको दिख रहा है, स्फीयर के फॉर्म में हमको दिख रहा है। सो दिस इज समथिंग कि हमको खाली इतना याद रखना है कि फोटोस्फीयर जो लेयर है वो हमको क्या है, विजिबल है। अब अगर हम बात करें कि सन का जो रेडिएंट एनर्जी है और द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन, एमिटेड बाय द सन, रिसीव्ड बाय द अर्थ, है ना, दिस इज क्रिएटिंग द फिनोमेना ऑफ इंसोलेशन इन आवर एटमॉस्फेयर, राइट। तो सन से बेसिकली जो आपका एनर्जी रेडिएट होकर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है सन में, ये हमको पता ही है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है ना। तो इसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट हुई हमारे अर्थ के सरफेस पर आ रही है, प्राइमरली हम लोग रिसीव करते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशंस को, शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस को। अभी आप ऑलरेडी साइंस में पढ़ चुके हैं कि शॉर्ट वेव रेडिएशन, मिड वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन, राइट, ये कौन कौन सी होती हैं। तो हमको ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस करा हुआ है कि हमारे जो इनकमिंग वेव्स हैं, राइट, जो हमारी इनकमिंग वेव्स हैं, जो हमारी इनकमिंग सनरेज हैं, दीज आर शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस। लेकिन हमारे जो आउटगोइंग वेव्स हैं, आउटगोइंग जो रेडिएशन है दैट इज लॉन्ग वेव रेडिएशन, है ना, लॉन्ग वेव रेडिएशन।
और इन्हीं को क्या ट्रैप करता है, इन्हीं को बेसिकली ट्रैप करता है आपका कौन, जो GHG गैसेज होती हैं, जैसे CO2, जैसे आपका वाटर वेपर्स, इन्हीं को ट्रैप करते होते हैं, है ना, इन्हीं को ट्रैप करते होते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देन इसके बाद अगर हम बात करें, व्हाट आर द टर्म्स, अच्छा अगर हम बात करें कि आपका जो इनकमिंग शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन है उसको हम लोग रिसीव करते हैं, दैट इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और इसी को बोलते हैं इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इंसोलेशन, इसी को बोल रहे हैं। तो इंसोलेशन का मतलब क्या हो गया, द अमाउंट and the intensity of insolation or the heat received by the earth during day in a particular season, in a particular year. This is known as your insolation. So this is how we need to understand all this, है ना। next हमारा जो segment इसमें है, what are the factors that are influencing the amount of insolation, और क्या कैसे basically the variability is created, है ना। हमारे पास जो भी अपने फिनोमिनन्स के अंदर जितने सारे पॉइंट हैं, इनको हम लोग बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अब ये अगर वीडियो अगर लंबी होगी तो यू विल फील लिटिल बिट अपना प्रॉब्लम इन दिस रिगार्ड, क्योंकि थोड़ा टिपिकल कॉन्सेप्ट आने वाले हैं और ऑलरेडी थे, है ना। इनको आप नोट्स बेसिकली बनाते हुए चलिए, एंड टिल देन यू कैन सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल, यू कैन लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोलर रेडिएशन एज वेल, एंड अल्टीमेटली वी विल ऑल्सो सी वन अमंग द most important aspect which is known as heat budget and the aspect of albedo, right, albedo। तो जहां से आपका प्रीवियस ईयर में मल्टीपल टाइम्स इट हैज आस्क्ड द क्वेश्चंस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।